हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं सीए साहिल मित्तल, आप सबका दोस्त एंड होस्ट, स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर आज हम हमारा लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो है ऑडिट असर्शंस। हाँ जी सर, ये 10th बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे पहले 9 बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारी वीडियोस आपकी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देखिए। और इस वीडियो के बाद आपकी जितनी भी पहले वाले 9 कॉन्सेप्ट्स की वीडियो थी, तो ये जो 10 वीडियोस है और आई थिंक 11 वीडियोस हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको ऑडिट पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा उसका, और आपको बहुत हेल्प होगी जब आप ऑडिट को पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी करेंगे, किसी भी बुक से पढ़ेंगे, किसी और टीचर से क्लास अगर ले रहे हैं तब भी अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट की खाली वीडियोस देख लेते हैं तो आपका ऑडिट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक नॉलेज आपकी पूरी 100% क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करें आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ जी सर, एक बार प्यार से बोल दो जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। आइए, आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक वर्ड लिखा है मैंने, असर्शंस। इससे पहले जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था वहां पे हमने जब ऑडिट प्रोसीजर्स को समझा था तब मैंने आपको एक हल्का सा नॉलेज प्रोवाइड किया था असर्शंस के बारे में। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, जो हमने लास्ट क्लास में भी लिया था, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि असर्शंस क्या होती हैं और ऑडिटर उन असर्शंस को चेक करने के लिए क्या क्या करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको नोट से हट करके असर्शन का मीनिंग बताता हूं। सर फॉर एग्जांपल कोई इंसान बोलता है कि उसके जो बच्चे हैं, किड्स हैं जो उसके, वो सर सबसे क्यूट हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर मान लो ऐसा बोलता है तो सर जो क्यूटनेस है वो मेजर कैसे होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो किड्स हैं, वो दुनिया में सबसे क्यूटेस्ट चिल्ड्रन है, तो वो सर जो क्यूटनेस है वो मेजर कैसे होगी। उसको मेजर करने के लिए कोई क्राइटेरिया लेंगे ना हम लोग, कुछ चीज लेंगे। ऐसे ही जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की होती है, मतलब कंपनी की होती है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट जो भी अमाउंट्स दिखा रहा है, जो बैलेंसेस दिखा रहा है, जो ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दे रहा है, वो मैनेजमेंट बोलता है कि ये अमाउंट जो है ठीक है, एक्यूरेट है, अमाउंट जो है वो कंप्लीट है, जो एसेट्स है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो मेजरमेंट है ये कैसे होगी। तो जिस मेथड के थ्रू, जिस चीज के थ्रू हम उसकी जो मैनेजमेंट जो बोल रहा है, मैनेजमेंट जो क्लेम कर रहा है कि हाँ ये जो एसेट्स है ये हमारी हैं, तो वो जो क्लेम्स है ना उनको मेजर कैसे करेंगे। उनको मेजर करने के लिए हम एक चीज, एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज असर्शन। अगर फिक्स एसेट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट दिखाई हुई है, तो मैनेजमेंट ये बोल रहा है ये जो फिक्स एसेट्स हैं ये हमारे नाम पे हैं, ये जो फिक्स एसेट्स है इनकी जो वैल्यू है वो करेक्ट है, ये जो फिक्स एसेट्स हैं वो सारी जितनी भी फिक्स एसेट्स थी पूरे साल की हमने यहां पे रिकॉर्ड कर दी हैं। तो ये जो मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है, जैसे वो पर्सन क्लेम कर रहा था कि मेरे किड्स सबसे क्यूटेस्ट हैं, ऐसे मैनेजमेंट जो क्लेम कर रहा है कि ये जो एसेट है वो हमारे नाम पे है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो ठीक है, तो वो जो क्लेम कर रहा है उन क्लेम्स को कहा जाता है असर्शंस। मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है आपको, उन रिप्रेजेंटेशंस को कहते हैं हम लोग असर्शंस। समझ में आया? असर्शन का मीनिंग समझ में आया? हाँ जी सर। तो ये असर्शन सर ऑडिटर टेस्ट करता है क्या? हाँ, ये जो असर्शंस है ना वो एज ए ऑडिटर आपको चेक करनी है। लाइफ में अगर आपको ऑडिटर बनना है तो आपको 2 चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए। नंबर 1, असर्शंस क्या होती हैं, और उन असर्शंस को चेक करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, तभी आप ऑडिटर बन पाएंगे। अगर आपको ये 2 चीजें नहीं पता तो आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे दोस्त। और एग्जाम में आपका एक चैप्टर है, आपके बुक्स में चैप्टर 9 होगा, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हर एक आइटम को, जैसे आपका एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनके अंदर जो भी ये हेड्स बोल दिए मैंने, उनके अंदर जो भी आइटम्स है स्पेसिफिक, उसके ऊपर पूरे प्रोसीजर्स क्या होते हैं उस चैप्टर में दिए हुए हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी आता है, अगर आपको परचेज ऑफ फिक्स एसेट चेक कर, अगर आपको मिलता है मैनेजमेंट ने दिखाया हुआ है कि इस साल उन्होंने परचेज किया फिक्स एसेट्स, तो एज ए ऑडिटर आप क्या क्या चेक करोगे उसके अंदर। तो जो चीजें आप चेक कर रहे हो, जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, वो उन क्लेम्स को चेक करने के लिए कर रहे हो जो मैनेजमेंट ने क्लेम्स रिप्रेजेंट किया है। क्लेम मैनेजमेंट जो बोल रहा है कि हाँ ये एसेट हमारे नाम पे है, हमने जो ये एसेट परचेज की है ये कंपनी के नाम पे है, इसकी जो वैल्यू है वो ठीक है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो हमने ठीक प्रेजेंट किया है उसको, ठीक है।
ये जो एसेट्स हैं ये पूरे एस्पेक्ट्स में कंप्लीट है, मतलब जितनी भी एसेट्स पूरे साल में परचेज हुई है सारी हमने रिकॉर्ड कर दी हैं। इनकी जो अमाउंट है वो जो प्लस माइनस है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है एज ए ऑडिटर, आप इन क्लेम्स को चेक करते हो, इन रिप्रेजेंटेशंस को आप चेक करते हो एज ए ऑडिटर, ताकि जो भी मिस स्टेटमेंट्स हैं वो वहां पे ना हो। चेक करते हो कि मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये एसेट हमारे नाम पे है, तो आप एक प्रोसीजर लगाओगे और कुछ एविडेंस चेक करोगे। एविडेंस कौन से? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप वो कलेक्ट करोगे कि हां, जिससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि हां मैनेजमेंट के नाम पे, मतलब कंपनी के नाम पे ही वो एसेट है। ठीक है, तो ये आप जो क्लेम चेक कर रहे हो इससे आप क्या कर रहे हो? जो मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट में दिखाया है कि ये हमारे नाम पे है, बट वो मैनेजमेंट के नाम पे नहीं है, सॉरी कंपनी के नाम पे नहीं है, आप ये बोल सकते हो। तो जो मिस स्टेटमेंट यही तो हुई ना। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जो कंपनी ने शो किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और जो शो होना चाहिए था उसमें जो गैप है। तो अगर कंपनी बोलती है कि ये फिक्स एसेट हमारे नाम पे है और जब आप एक्चुअल चेक कर रहे हो तो आपको एविडेंस मिलता है कि कंपनी के नाम पे नहीं है, तो वो मिस स्टेटमेंट हो गई। तो ऑडिटर क्या करता है? अपने प्रोसीजर परफॉर्म करता है और असर्शंस को चेक करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। एक बार प्यार से बोल दो जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। आइए अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे हम लोग असर्शन चेक करते हैं एज ए ऑडिटर, और उससे पहले हम लोग क्या क्या करते हैं। पूरा आपका एक तरीके से ऑडिट रिवाइज हो जाएगा। 9 जो क्लासेस आपने की हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगी आपकी यहां पे। सर ये देखो, मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया, पहले मैंने आपको जो समझाया वो डेफिनेशन उसका दिया हुआ है एस 315 में असर्शंस को डिफाइन किया हुआ है। असर्शन क्या होती है सर? वो सर इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का सर मतलब होता है इंप्लाइड, इम्प्लिसिट वर्ड का मतलब होता है इंप्लाइड। ठीक है, कि वो बैलेंस शीट, वो प्रॉफिट एंड लॉस, वो कैश फ्लो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि हां हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फिक्स एसेट का बैलेंस शीट में होना ये शो कर रहा है यूजर्स को कि ये फिक्स एसेट कंपनी की हैं, ये फिक्स एसेट एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो जो इंप्लाइड प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशंस है या जो एक्सप्रेस की हैं, स्पेसिफिकली एक्सप्रेस की हैं मैनेजमेंट ने। किसने सर? मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। तो वो जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जिनको, जो क्या होते हैं सर? एम्बॉडिड, मतलब जो इन द बॉडी, किसमें सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बॉडी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रेजेंट होती हैं वो रिप्रेजेंटेशन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट है, जिनको सर एक ऑडिटर क्या करता है? कंसीडर करता है, चेक करता है पोटेंशियल मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए कि ऐसा तो नहीं है जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो गलत है। तो उन रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग बोलते हैं असर्शन। असर्शन सर एक ऐसा वर्ड है जो आप यूजुअली डेली लाइफ में आप यूज नहीं करते हो। रिस्क हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है, सैंपलिंग हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते होंगे। ऑडिट वर्ड भी आप यूज करते होंगे, बट असर्शन वर्ड आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते, तो ये हो सकता है कि आपको इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। ये टेक्निकल टर्म है सर, ठीक है। तो मैंने समझाने की कोशिश की है असर्शन का मीनिंग क्या होता है। आप एग्जांपल वही देखना, अगर एक इंसान बोलता है कि मेरे जो किड्स हैं वो सबसे क्यूटेस्ट हैं वर्ल्ड में, तो जो क्यूटेस्ट है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिप्रेजेंटेशन क्या है कि उसके जो किड्स हैं वो क्या है? क्यूटेस्ट हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो नंबर्स है, मान लो फिक्स एसेट्स है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फिक्स एसेट्स है वो मैनेजमेंट कंपनी के नाम पे हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? असर्शंस। ठीक है सर। तो फिक्स एसेट्स हम अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, पूरा फ्लो आपको और 100% क्लियर हो जाएगा। अब सर इस असर्शन में ना डिफरेंट टाइप्स की असर्शंस होती है जो हम अभी देखेंगे। हमने एग्जांपल क्या लिया है सर? फिक्स एसेट। कंपनी के पास फिक्स एसेट्स हैं जिसमें सर इस साल में फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है सर? फाइनेंशियल ईयर 1920 चल रहा है। वहां पे मैं अज्यूम कर रहे हैं कि 100 करोड़ के इस बार एडिशन हुए हैं, परचेज किया है कंपनी ने 100 करोड़ का फिक्स एसेट। तो सर आप मेरे को बताओ, मैं पहले अभी असर्शन की बात नहीं कर रहा यहां पे, सर हम कैसे चेक करेंगे एज ऑडिटर? कि जाएंगे क्लाइंट पे और बोलेंगे 100 करोड़ हमें चेक करवा दो, डायरेक्टली ऐसे होता है कि ऑडिट? नहीं सर, सबसे पहले हम लोग सर मैटेरियलिटी निकालते हैं कि हमें पता तो 100 करोड़ में चेक कितना करना है। क्या 100 करोड़ का पूरा अमाउंट हम चेक करेंगे? नहीं सर, कभी भी हम पूरा अमाउंट चेक नहीं करते। हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले ऑडिट स्टार्ट होने से पहले हम लोग एक अमाउंट निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैटेरियलिटी, और एक अमाउंट निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। वो सर आपका यूजुअली वो आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है, एक बेंचमार्क होता है जो आपका लगता है पीबीटी पे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कंपटीशन होता है, वो बहुत डीप डाउन
उसमें नॉलेज है वो हम ऐसे 320 में देखेंगे। मेटेरियलिटी का आपकी बुक्स में एक ऐसे है दैट इज ऐसे 320, वहां देखेंगे। अभी आप मानो कि हम लोग मेटेरियलिटी निकाल देते हैं और सपोज हमारी मेटेरियलिटी यहां पे इस एग्जांपल में मान लो हमारी मेटेरियलिटी कितनी आती है, हमारी मेटेरियलिटी आ जाती है यहां पे मान लो 25 लाख रुपीज 25 लाख, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन में कि 25 लाख से ऊपर के अमाउंट हम चेक करेंगे, 25 लाख से नीचे के अमाउंट हम लोग चेक नहीं करेंगे। उसके बाद सर हम दूसरी चीज क्या निकालते हैं, हमें यह चेक करना है कि कितने सैंपल चेक करें। 100 करोड़ का हमारे पास पूरा लिस्टिंग है, 100 करोड़ की पूरा लेजर है हमारे पास कि मैनेजमेंट में लेजर दे दिया हमें कि ऑडिटर साहब ये पूरे साल में एडिशंस हुए हैं, बहुत सारी लाइन आइटम है, उसमें मान लो 1000 लाइन आइटम्स हैं, तो क्या 1000 लाइन आइटम को आप डायरेक्टली चेक करोगे? नहीं सर, हमें सैंपल चाहिए। तो सैंपल किसके बेस पे निकालेंगे? पहला उसके लिए हमें चाहिए होता है सर मेटीरियलिटी, कि कितने अमाउंट को हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हमें सर चाहिए होता है कि रिस्क कितना है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में रिस्क कितना है। तो सर रिस्क को हमने असेस करने के लिए दो प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे, दैट इज इनहेरेंट रिस्क निकाला होगा और कंट्रोल रिस्क निकाला होगा। इनहेरेंट रिस्क हमने निकाला होगा एंटिटी को समझ करके, उसको इन्वॉल्वमेंट को समझ करके कि उसका हमने बैकग्राउंड चेक किया होगा, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा क्लाइंट का जो मैनेजमेंट है उसको हमने देखा होगा। मैंने कल भी बताया था कि पूरा क्लाइंट का KYC नो योर क्लाइंट इंफॉर्मेशन पूरा डॉक्यूमेंट बनता है, जहां पे आप देखते हो कि क्लाइंट में इन्वेस्टमेंट किसकी है, क्लाइंट के ऑपरेशंस कैसे हैं, कहां कहां पे ऑपरेशंस है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी मार्केट्स है, क्लाइंट के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है, बाहर से बोरोइंग्स ली हुई है, इक्विटी का पैसा है। तो वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करके हम लोग ये देखते हैं कि इनहेरेंट रिस्क कितना है। उसके बाद एक और रिस्क निकालते हैं, दैट इज कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। उसके लिए हम तीन चीजें करते हैं, पहले प्रोसेस समझते हैं, ये देखते हैं प्रोसेस में रिस्क कितना है, और उसके लिए एंटिटी ने कंट्रोल्स क्या लगा रखे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉक थ्रू। यहां पे आपको दिख रहा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉक थ्रू। वॉक थ्रू करते हैं तो कंपनी जिस रास्ते पे चली है हम भी उसी रास्ते पे चलते हैं और देखते हैं कंपनी में कंट्रोल्स कैसे हैं, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या चेक कर रहे हैं, वॉक थ्रू से चेक नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं किस चीज की, कि कंपनी में क्या इंटरनल कंट्रोल डिजाइन है और इंप्लीमेंटेड है या नहीं। खाली ये चीज समझ रहे हैं क्या क्या रिस्क है और क्या क्या कंट्रोल्स उसके लिए लगे हुए हैं। अब सर जो कंट्रोल्स, पहली बात अगर लगे हुए हैं तो अब हम चेक करेंगे, लगे हुए है ही नहीं तो बात ही खत्म, आगे जाएंगे नहीं। उसके बाद हम देखते हैं अगर लगे हुए हैं तो वो कंट्रोल्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है, मॉडरेट है, कैसे हैं। उसके लिए हम लोग एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, TOC। वहां पे हम सर तीन चीजें चेक करते हैं एक कंट्रोल के ऊपर, जो रेलिवेंट कंट्रोल होगा कि वो कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, वो कंट्रोल ऑपरेट करता है इफेक्टिवली, एंड वो कंट्रोल कंटिन्यूटी में ऑपरेट करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि कंट्रोल लगा होना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए और पूरे साल चलता रहना चाहिए, जिस भी पीरियड में उसकी रिक्वायरमेंट है वो स्पीड में चला होना चाहिए आपका। तो हम वो चीज चेक करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल के लिए हमारे पास अलग से टेबल होती है जिसके बेस पे हम सैंपल्स लेते हैं और फिर कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं, और कंट्रोल की टेस्टिंग से हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं कि कंट्रोल्स कैसे हैं, आपके वीक है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर दैट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर की ओर मूव करते हैं कि हम ये देखेंगे कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना रखना है हमें अपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का। सर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होता है जो आप TOD करते हो, टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसको हम लोग वाउचिंग वेरिफिकेशन भी बोलते हैं, और जो आप अपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो कि आप दो नंबर्स के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। तो वो कितने करने हैं, कब करने हैं, ठीक है, कैसे करने हैं, वो आपका डिपेंड करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिजल्ट के ऊपर। जिस एरिया में आपका रिस्क ज्यादा होगा वहां पे आपकी सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो होगी, आपके प्रोसीजर जो होंगे वो ज्यादा होंगे। जहां कम रिस्क होगा वहां, सॉरी, जहां कंट्रोल अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वहां टेस्टिंग भी आपकी कम होगी। तो अब हम उसके बाद कहां जाते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे। ये जो मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूं, ये पहली क्लास में आपकी जितनी वीडियोज उनमें हो चुका है कवर कहीं ना कहीं। अभी मैं इससे मूव करूंगा असर्शंस के ऊपर, ठीक है। सर टेस्ट ऑफ डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, मान लो अब टेस्ट ऑफ डिटेल हम कितने, अब हमें जो डाटा मिला, क्लाइंट ने 100 सैंपल जो दिए, हमने उनके ऊपर कंट्रोल टेस्ट कर लिया, ठीक है, मान लो हमने 100 सैंपल्स निकाले थे। अब हम जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे, क्या वो 100 करोड़ की जो लिस्टिंग थी, मान लो उसमें 1000 आइटम्स थे, ठीक है, क्या हर एक चेक करेंगे? नहीं सर, हमें अगेन सैंपल चाहिए। टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब सर आप नंबर चेक कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब सर हम कोई नंबर चेक नहीं करते, हम प्रोसेस चेक करते हैं, वहां जो कंट्रोल लगे हम उनको चेक करते हैं, हम वहां पे कोई नंबर चेक नहीं कर रहे हैं। और टेस्ट ऑफ डिटेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नंबर आ रहा है, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो नंबर चेक कर रहे हैं। तो वो हमें क्या चाहिए, पूरी लिस्टिंग में से हमें कुछ सैंपल चाहिए। तो सैंपल अगेन हम मेटेरियलिटी का यूज करेंगे, रिस्क देखेंगे और सैंपल्स निकालेंगे। उसके लिए आपके आजकल टूल्स होते हैं,
ठीक है। बड़ी फर्म्स क्या करती हैं, आपके एक्सेल में टूल्स यूज करती हैं जिसमें वो डाटा डालते हैं, मेटेरियलिटी इतना है, रिस्क इतना है, पॉपुलेशन इतना है, और वो सैंपल निकाल देता है। मान लो पूरी पॉपुलेशन में से हमने अज्यूम किया है कि हमारे एग्जांपल में हमने 100 सैंपल्स निकाले। अब सर इन 100 सैंपल्स पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या चीज, असर्शन। यहां पे हम लोग आ रहे हैं अब असर्शन। इन 100 सैंपल पे हम लोग क्या करेंगे सर, असर्शन चेक करेंगे। और सर मैं आपको है ना एक चीज याद करवाता हूं जो आपको सर हमेशा हेल्प करेगी लाइफ में, ऑडिट में, बिग फोर में जब अगर आप इंटरव्यू देंगे, किसी भी फॉर्म में इंटरव्यू देंगे, कंपनी में इंटरव्यू देंगे, अगर ऑडिट में आप देते हैं इंटरव्यू, तो आपको ये अगर याद है 6 पॉइंट, तो सर बहुत आपको हेल्प होगा। दैट इज CAVOP, सीवोप हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कोई निमोनिक नहीं है, ये प्रैक्टिकली भी ऐसे ही बोला जाता है, जिसमें सर आपका क्या है मैं आपको दिखाता हूं, आपको दिख रहा होगा। C कंप्लीटनेस, E एग्जिस्टेंस, A एक्यूरेसी, V वैल्यूएशन ऑब्लिक मेजरमेंट, O ऑब्लिगेशंस ऑब्लिक राइट्स। ऑब्लिगेशन यूज होता है वर्ड लाइबिलिटीज के लिए, राइट्स वर्ड यूज होता है एसेट्स के लिए, ऐसे ही वैल्यूएशन वर्ड यूज होता है एसेट्स के लिए, मेजरमेंट वर्ड यूज होता है लाइबिलिटीज के लिए, एंड P प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। तो सर ये जो आपकी 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये क्या है सर, ये मैनेजमेंट क्लेम करता है हर एक आइटम के ऊपर, ठीक है। हो सकता है कहीं कुछ डिफरेंस हो, जैसे डिफरेंस सर फॉर एग्जांपल ये जो आपका एग्जिस्टेंस है, ये सर एग्जिस्टेंस वर्ड जो यूज हो रहा है ना, ये आपका सर बैलेंस शीट के लिए यूज हो रहा है, मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आप पीएनएल के आइटम की बात करोगे ना, पीएनएल के आइटम की बात करोगे तो वहां पे जो वर्ड यूज होता है सर, वहां पे यूज होता है सर ऑक्यूरेंस, ठीक है। वहां पे जो वर्ड यूज होता है ना सर, वहां पे यूज होता है सर ऑक्यूरेंस फॉर पीएनएल। पीएनएल के आइटम के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है ऑक्यूरेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब सर, और एक और आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो असर्शंस है ना, ये जो मैंने लिखी है CAVOP, ये तो हैं बेसिक असर्शंस ही हैं 6। इसके अलावा आपका ऑक्यूरेंस हो सकता है जो पीएनएल के आइटम्स के लिए होगा, एग्जिस्टेंस हम जो वर्ड यूज करते हैं वो अगेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए यूज करते हैं, और ऑक्यूरेंस हम वर्ड जो यूज करते हैं, असर्शन जो यूज करते हैं वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं। अकाउंट बैलेंस आपको मैं 3 बताता हूं, 3 और चीजें होती है आपकी, ठीक है। इसके नीचे आते हैं भाई हम लोग, सर 3 आप वर्ड देखोगे अपने नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, एंड सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। सर ये क्या होते हैं, ये अकाउंट बैलेंस किसको बोलते हैं सर, अकाउंट बैलेंसेस का मतलब होता है, आपको बैलेंसेस से समझ में आ रहा होगा सर, जो बैलेंस शो कर रहा है वो क्या करता है सर, आपका बैलेंस शीट शो करता है। सर ट्रांजैक्शन कि कितना आपका परचेज हुआ, सेल्स हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, वो जो ट्रांजैक्शन है उनका रिकॉर्ड कहां होता है सर, पीएनएल में होता है। और सर जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स है, वो आपके डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन तो पीएनएल में भी होगी, बैलेंस शीट में भी होंगे, तो वो आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है। तो इन 3 चीजों के ऊपर हम क्या करते हैं सर, टेस्ट करते हैं, क्या असर्शन टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं हम इन तीनों के ऊपर सर, असर्शंस टेस्ट करते हैं। और असर्शंस कौन सी सर, ये वाली CAVOP। और पीएनएल में हो सकता है एग्जिस्टेंस को आप ऑक्यूरेंस बोल दें, ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को आप क्लासिफिकेशन बोल दें। तो ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं। अब सर हम कैसे चेक करते हैं, असर्शन तो आपने बता दिया कि असर्शन है, इसका मतलब क्या है सर, कंप्लीटनेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्त ये आप समझना, कंपनी बोल रही है जो हमने 100 सैंपल लिए, आप क्या करोगे, 100 सैंपल लोगे, आप क्या करोगे, अब उसका TOD करोगे, TOD दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। कंप्लीटनेस कैसे होगी सर, आप 100 जो आपने सैंपल लिए हैं सबके इनवॉइस लोगे, आप इनवॉइस चेक करोगे, इनवॉइस चेक करोगे ना कि इनवॉइस है या नहीं है, जो ट्रांजैक्शन कंपनी ने दिखाई है, जो परचेज कंपनी ने दिखाया फिक्स्ड एसेट का, उसका इनवॉइस है या नहीं है, ठीक है। उसके साथ परचेज ऑर्डर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, उसके साथ कोटेशन है या नहीं है, उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो आप जो चेक कर रहे हो उससे क्या इंश्योर कर रहे हो, कंप्लीटनेस, कि जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहे हो आप। उसके अलावा आप जो इनवॉइस चेक करते हो उससे क्या क्या असर्शन आपकी इंश्योर होती है सर, उससे एग्जिस्टेंस इंश्योर होती है क्या सर, इनवॉइस चेक करके आप किसी एसेट की एग्जिस्टेंस कैसे इंश्योर कर सकते हो। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो एसेट फिजिकली वहां पे है या नहीं है। तो इनवॉइस देख करके, एक पेपर देख करके आपको कैसे समझेगा सर, एग्जिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे जा करके, पेपर में आपने परचेज दिखा दी एंटिटी ने, कंपनी ने, और वो एसेट लगा हुआ है मान लो डायरेक्टर के घर पे लगा हुआ है, तो क्या आपका जो रिप्रेजेंटेशन था एग्जिस्टेंस वो मीट हो गया,
क्या? तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा ना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने दिखाया है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिक्स एसेट एग्जिस्ट कर रही है, बट जब आप एक्चुअल में देख रहे हो तो वो लगी हुई डायरेक्टर के घर पे, तो आप चेक कैसे करोगे? सर एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग चेक करते हैं, एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर एसेट दूसरी होती, मान लो फिक्स एसेट नहीं होती, डेटर्स होते, तो डेटर्स की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे आप? सर कंफर्मेशन लेकर के, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेकर के। तो सर ये ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो हम इन असर्शंस को चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं एज ऑडिटर। समझ रहे हो? कंप्लीटनेस के लिए हमने क्या बोला सर? इनवॉइस चेक किया हमने, उससे हमें कंप्लीटनेस पता लगी, इनवॉइस एंड जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उससे हमें कंप्लीटनेस पता लगी। और इनवॉइस से हमें क्या पता लगा? एग्जिस्टेंस पता लगी या नहीं सर? उसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं सर एक्यूरेसी। क्या इनवॉइस देख करके हम ये बता सकते हैं कि एक्यूरेट है नहीं है? हाँ सर, प्लस माइनस इनवॉइस में जितना अमाउंट आ रहा है उतना अमाउंट ही रिकॉर्ड हुआ है, नहीं हुआ। इनवॉइस है 1 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए का अमाउंट ही हमने रिकॉर्ड किया है, तो एक्यूरेसी चेक हो गई आपकी। ठीक है सर, इनवॉइस से हमने एक्यूरेसी चेक कर ली। वैल्यूएशन, क्या वैल्यूएशन चेक कर पाओगे क्या इनवॉइस देख करके? नहीं सर, डॉक्यूमेंट देख करके हम वैल्यूएशन चेक नहीं कर पाएंगे। वैल्यूएशन के लिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं सर? एक प्रोसीजर होता है, दैट इज कैलकुलेशन, रिकैलकुलेट करते हैं हम। क्या करते हैं? ओपनिंग बैलेंस जो होता है, जो एसेट्स का, जो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ रहा होगा, वो चेक करते हैं। वो पिछले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बनाओ। अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एडिशंस किए होंगे, हो सकता है कुछ डिलीशंस हो, तो हम क्या करेंगे सर? देखेंगे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया कंपनी ने, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग एज ए ऑडिटर रिकैलकुलेट करते हैं। तो एक प्रोसीजर होता है रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन का मतलब होता है जब भी एंटिटी कोई भी कैलकुलेशन कर चुका है, उसको जब एज ए ऑडिटर आप रिकैलकुलेट कर रहे हो, ये चेक करने के लिए कि एंटिटी ने जो कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं रिकैलकुलेशन। तो एज ए ऑडिटर आप ये देखोगे एंटिटी ने जो डेप्रिसिएशन दिखाया है वो सही है या नहीं है, तो आप रिकैलकुलेट करते हो डेप्रिसिएशन, कि जिस दिन से हमने एडिशन किया है उस डेट से, पुट टू यूज डेट से डेप्रिसिएशन निकला होना चाहिए। ओपनिंग पे पूरे साल का निकला होना चाहिए। जो डिलीशन है, जब से वो डिलीशन हुआ है, जब से डिस्पोजल हुआ एसेट का, तब तक का डेप्रिसिएशन कंपनी ने लिया हो। और क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस जो डिस्पोजल है, और उसके अंदर से अगर आप डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का। तो आप रिकैलकुलेट करते हो और देखते हो कि जो वैल्यू कंपनी ने दिखाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट का, वो ठीक है या नहीं है। तो इनवॉइस चेक करके चेक नहीं हुआ ना, उसके लिए हमने एक प्रोसीजर परफॉर्म किया, दैट इज रिकैलकुलेशन। ये सब क्या है सर? डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं ये असर्शंस चेक करने के लिए। कंप्लीटनेस, इनवॉइस देख करके आपका इंश्योर हो गया। एक्यूरेसी, इनवॉइस देख करके आपका इंश्योर हो गया। बट एग्जिस्टेंस के लिए आपने क्या किया? फिजिकल वेरिफिकेशन किया। ठीक है, वैल्यूएशन के लिए आपने क्या किया सर? रिकैलकुलेशन किया। उसके बाद सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब यहां पे एसेट है तो क्या होगा? कंपनी का राइट होगा इसके ऊपर, तो कैसे पता लगेगा सर? इनवॉइस देख करके राइट पता लग जाता है, क्योंकि इनवॉइस पे कंपनी का नाम लिखा होगा, तो कंपनी के नाम पे है, दैट मींस कंपनी का राइट है उस पे। तो इनवॉइस देख करके हमारी तीसरी असर्शन भी एक और फुलफिल हो गई, दैट इज राइट्स। ठीक है, अब सर जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, क्या वो इनवॉइस देख करके आप बता सकते हो? नहीं सर, इनवॉइस देख करके कैसे बताओगे कि जो कंपनी ने प्रेजेंट किया है फिक्स्ड एसेट्स को वो सही है या नहीं है? तो सर वो शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए, वो एएस इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए, जो एएस इंडेक्स डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट बोलते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। तो हमें एएस इंडेक्स के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से, और शेड्यूल 2 जो डेप्रिसिएशन को डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वैसे डिस्क्लोज किया नहीं किया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन सही है या नहीं है। इनवॉइस से चेक नहीं हुआ ना, तो इसके लिए हमने अलग से प्रोसीजर परफॉर्म किया, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया, तब हमें पता लगा कि प्रेजेंटेशन वाला असर्शन ठीक है या नहीं है। तो ये 6 असर्शन मैं आपको बता रहा हूं फिक्स एसेट के अंदर। कंप्लीटनेस हमारी इंश्योर हुई इनवॉइस देख करके, एक्यूरेसी हमारी इंश्योर हुई इनवॉइस देख करके, और राइट्स हमारे इंश्योर हुए इनवॉइस देख करके। बट बाकी जो 3 असर्शन है वो इनवॉइस देख करके इंश्योर नहीं हुई। एग्जिस्टेंस हमने इंश्योर की फिजिकल वेरीफाई करके, वैल्यूएशन हमने इंश्योर की रिकैलकुलेट करके, और सर जो प्रेजेंटेशन है वो हमने इंश्योर किया कहां से? हमने क्या किया था उसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा था कि वो एज पर शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 और एएस इंडेक्स के हिसाब से फिक्स्ड एसेट का डिस्क्लोजर वैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर उसके अलावा और भी प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं जिससे हम कंप्लीटनेस इंश्योर करते हैं। जैसे कंप्लीटनेस के लिए हम एक प्रोसीजर, एक वर्ड यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं, दैट इज सर कट ऑफ टेस्टिंग। अगर आपने ये वर्ड सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं। कट ऑफ टेस्टिंग का सर मतलब क्या होता है? सपोज ये फाइनेंशियल ईयर है कंपनी का, ठीक है, हमने जो एग्जांपल में लिया है, ठीक है 20, ठीक है, ये मार्च, ये 1 अप्रैल से लेकर के सर 1 अप्रैल 19 से
ये मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर है। सर कट ऑफ टेस्टिंग का मतलब होता है कि एंटिटी ने जो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की हैं वो सारी उस रेलिवेंट पीरियड में रिकॉर्ड कर ली हो जिस पीरियड से वो बिलोंग करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ फिक्स्ड एसेट्स ऐसी हैं जो एंटिटी ने परचेज की थी अप्रैल में, यहां पे मान लो ये अप्रैल 20 है और एंटिटी ने इसको रिकॉर्ड कर दिया सर मार्च वाले पीरियड में, 1920 में रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड होनी चाहिए 2021 के अंदर। या कुछ ऐसी एसेट्स तो नहीं है सर जो यहां पे हमने फेब में परचेज की थी बट वो रिकॉर्ड कहां कर दी कंपनी ने सर, वो रिकॉर्ड कर दी कंपनी ने अप्रैल के अंदर, मतलब अगले पीरियड में ले गए। तो हम ये इंश्योर कैसे करें, ये रिस्क है सर, तो इस रिस्क को इंश्योर कैसे करें, हम इंश्योर इसको करेंगे कट ऑफ टेस्टिंग करके। तो कट ऑफ एक असर्शन हो गई, इसको हम चेक करेंगे। हम क्या करते हैं सर, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जो बिग फोर होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, आपका जो पार्टनर है ना वो ये बोलता है, एंगेजमेंट पार्टनर जो साइन करता है कि कंपनी का आप साइकिल देखो, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है कि कंपनी का जो प्रोसेस है, मान लो एसेट जो परचेज करनी है उसका जो प्रोसेस है उसको होने में, प्रोक्योर होने में कितने दिन लगते हैं, मान लो 10 दिन लगते हैं, तो हम 10 दिन का पूरा साइकिल चेक करेंगे। बिकॉज गैप तो कहीं पे भी हो सकता है ना, मिस स्टेटमेंट तो कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी स्टेप पे हो सकती है, तो पूरे साइकिल में हम चेक करेंगे 10 दिन, वो हो सकता है लास्ट 10 डेज हो, लास्ट 5 डेज हो, 15 डेज हो, उतने दिन के हम लोग कुछ सैंपल्स लेंगे परचेज के और उनको चेक करेंगे कि क्या जो परचेज हुई है कि वो अगले पीरियड की तो नहीं है। और ऐसे ही अगले पीरियड में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में जाएंगे हम लोग और स्टार्टिंग के कुछ सैंपल्स लेंगे परचेज के और देखेंगे क्या वो पिछले पीरियड के बिलोंग तो नहीं करते। तो ये होती है आपकी कट ऑफ टेस्टिंग, ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपकी ट्रांजैक्शंस है वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई, ये चेक करने के लिए। समझ गए ना, कट ऑफ टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो आप परफॉर्म करते हो, ये चेक करने के लिए कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो अकाउंट बैलेंसेस हैं, वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए जिस पीरियड से वो बिलोंग करते हैं। सर उसके अलावा हम एक और प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो इससे आपकी कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई। कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई ना, कंप्लीटनेस का मतलब क्या था कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो रिकॉर्ड हुई है वो कंप्लीट हो। ऐसा तो नहीं है कोई फिक्स्ड एसेट इस साल की थी अगले साल में चली गई हो, या कोई अगले साल की थी इस साल में आ गई हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये जब इंश्योर कर लोगे तो कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी। तो ये जितनी भी असर्शन है ना, हम ये असर्शन एक प्रोसीजर से कभी भी इंश्योर नहीं करते, एक प्रोसीजर से हम कभी भी इनके ऊपर कंफर्ट नहीं लेते। ये नहीं बोलते एक प्रोसीजर परफॉर्म करके ये ठीक है, हम डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और देखते हैं क्या ये असर्शंस हमारी ठीक हैं या नहीं है। और अगर हमें सारी असर्शंस ठीक मिल जाती हैं उस आइटम के ऊपर, तो हम बोलते हैं कि हमारा ऑडिट अब कंप्लीट हो गया इस आइटम के ऊपर। तो ऐसे ही जितने भी आइटम्स हैं आपके बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस के, कैश फ्लो के, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के, नोट्स टू अकाउंट्स को सारे हम लोग चेक करते हैं ये सारे प्रोसीजर लगा करके, स्टार्टिंग से मेटेरियलिटी से, रिस्क निकालने के बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर का मैंने नाम लिया है, तो हम लोग जो कंप्लीटनेस है, जो एक्यूरेसी है, जो राइट्स हैं, वो हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर लगा करके भी इंश्योर करते हैं। अब सर एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं पूरा डिटेल में बता दो, वो हम लोग एसए 520 जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि एसए 520 से कैसे कैसे आपकी असर्शन कौन कौन सी आपकी इंश्योर होती है। ठीक है, तो वो हम लोग एक अलग प्रोसीजर है जो परफॉर्म करते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन है वो। उसके अलावा सर एक और प्रोसीजर जो मैं आपको बताता हूं जो मैं इंश्योर करते हैं कंप्लीटनेस के लिए, दैट इज सब्सिक्वेंट टेस्टिंग। क्या करते हैं सर? सब्सिक्वेंट टेस्टिंग। सर ये क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है, हम लोग फॉर एग्जांपल मैं आप नीचे लेके जाता हूं इसको, हम लोग सर अगेन मैं वही पीरियड बना रहा हूं, हम लोग 31 मार्च में खड़े हुए हैं। ठीक है, 31 मार्च पे मतलब ईयर एंड आपका हो रहा है, हम जब ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो सर यहां तक का ऑडिट करना है, ये वाले पीरियड का ऑडिट करना है 31 मार्च तक का। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन हम लोग क्या करेंगे सर, ये जैसे मान लो आपका अप्रैल है, ठीक है, ये आपका मई है, तो हम क्या करेंगे सर, हम जो सब्सिक्वेंट पीरियड है, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग का वर्ड का मतलब समझो, सब्सिक्वेंट जो ये पीरियड खत्म हो गया, जो रिपोर्टिंग पीरियड है दैट इज 31 मार्च तक, उसके बाद का जो पीरियड है उसमें जाएंगे। ठीक है, उस पीरियड के अंदर से हम लोग कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे और उनको चेक करेंगे। ये इंश्योर करने के लिए अगेन सब्सिक्वेंट टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये चेक करने के लिए कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पिछले पीरियड से तो प्रिटेंड नहीं कर रही हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो सब्सिक्वेंट टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं सर, मान लो डेटर्स हैं, जैसे मान लो डेटर्स हैं, ठीक है, आपने सेल की होगी सर, हाँ जी सर, सेल से आपके डेटर हुए होंगे। हाँ, मान लो आपने यहां पे, हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग क्या करेंगे सब्सिक्वेंट टेस्टिंग में, हम लोग क्या करेंगे, ये दो मंथ है ना मान लो, इसके हम लोग बैंक स्टेटमेंट्स लेंगे। क्लाइंट को बोलेंगे, हे क्लाइंट हमें इनके तू बैंक स्टेटमेंट्स दे दे, ठीक है, 2 मंथ के अप्रैल एंड में। हम लोग क्या करेंगे, मैटेरियलिटी के बेस पे अगेन इन बैंक स्टेटमेंट के अंदर से कुछ
फिल्टर सैंपल निकालेंगे जिनको हम ये चेक करेंगे जो पेमेंट रिसीव हुई है कंपनी को बैंक अकाउंट में वो कौन से पीरियड से रिलेट करती है, मतलब कौन सी सेल्स है जिनके अगेंस्ट वो पेमेंट रिसीव हो रही है, कौन से वो डेटर्स हैं। क्या वो डेटर्स अब जो पेमेंट्स आ रही हैं सर दो चीजों से पेमेंट आ रही होगी ना, या तो कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल किया होगा या कंपनी ने कोई सर्विस दी होगी, उसी से तो पेमेंट रिसीव हो रही है कंपनी को। तो हम चेक करेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जब बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था मेरे को एक पेमेंट रिसीव मिली है आपका मान लो 25 लाख रुपीज की, ठीक है 25 लाख रुपीज की एक पेमेंट मेरे को रिसीट मिली मेरे को एक। तो मैं देखता हूं ये जो 25 लाख है मैं क्लाइंट को बोलता हूं हे क्लाइंट इसका आप मेरे को इनवॉइस दे दो कि ये किस वेंडर के अगेंस्ट हमें रिसीव हुआ है। क्लाइंट हमें क्या करता है सर इनवॉइस लाके देता है, ठीक है क्लाइंट हमें इनवॉइस लाके देता है और सर इनवॉइस की डेट जो होती है ना मान लो वो 26 मार्च 2020 होती है, ठीक है। अब क्या मैं ये जो रिसीट हुई है तो 26 मार्च की जो डेट है तो सर क्या गलत है क्या रिसीट, हमें ये जो रिसीट मिली है ना ये मान लो 20th ऑफ अप्रैल को मिली है, 20th ऑफ अप्रैल 2020। तो सर क्या गलत है क्या इसमें कुछ नहीं, अभी आप कुछ नहीं बोल सकते। अभी आप क्या करोगे, आपने जब डेटर्स चेक किए होंगे ना, डेटर्स का पूरा आपका वर्क पेपर बनता है, जैसे एक एक आइटम आप चेक करते हो, जब आपने डेटर्स चेक किया होगा आप अपने डेटर्स की लिस्ट में जाओगे देखोगे मान लो इस इनवॉइस में कंपनी का नाम लिखा होगा, इनवॉइस में मान लो XYZ लिमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये देखोगे अपने डेटर्स की लिस्ट में कि इस XYZ लिमिटेड को क्या 26 मार्च को हमने कोई सेल की थी क्या, ये सेल्स इनवॉइस है, ये सेल्स इनवॉइस है ना, क्या हमने हमारी लिस्ट में आ रहा है क्या 25 लाख का XYZ लिमिटेड को सेल किया हुआ कोई ऐसा आइटम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है तो ठीक है, तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है कि हमने 26 मार्च को सेल की थी, नेक्स्ट ईयर में उसकी पेमेंट रिसीव होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको यह मिलता है कि 26 मार्च को आपकी लिस्टिंग में कोई ऐसा सेल इनवॉइस नहीं आ रहा जो ये दिखाए कि हमने XYZ लिमिटेड को 26 मार्च को सेल किया है, तो आप क्लाइंट को बुलाओगे, क्लाइंट एक बार इधर आना, ये इनवॉइस है जो आपने हमें 26 मार्च का दिया है जिसकी रिसीट आपको अप्रैल में मिली है 25 लाख रुपीस की, ये हमारे इस डेटर्स में क्यों नहीं आ रहा लिस्ट में। क्लाइंट बोलेगा सर ये तो ना गलती से, क्लाइंट देखता और बोलता है कि ये सब गलती से रह गया शायद। आप बोलोगे हे क्लाइंट क्या बोल रहे हो, इतना बड़ा डेविएशन, मतलब तुमसे अगर एक गलती ऐसी हो सकती है तो पता नहीं तुमने कितनी गलतियां की होगी कितनी जगह पे। तो सर हम जब, मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं कि जब हम क्लाइंट से डाटा लेते हैं ना, मान लो जब हमने क्लाइंट से डेटर्स की लिस्ट ली होगी तभी हम लोग ये टेस्टिंग करते हैं, इस टाइप की सब्सिक्वेंट टेस्टिंग। क्यों, ये देखने के लिए जो क्लाइंट डाटा देता है ना उसको एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं उसको बोलने के लिए, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी, कि क्लाइंट हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम बोलते हैं IPE, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन जो डाटा मिला है क्या वो सही भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमें डाटा गलत दे रहा है या कम डाटा दे रहा है, तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है। उसके लिए हम लोग एक सब्सिक्वेंट टेस्टिंग वाला प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्लाइंट ने जो डाटा दिया वो सही भी दिया नहीं दिया। ऐसा तो नहीं है उसने जो लेजर डंप दिया है हमें उसके अंदर कोई डिटेल आ ना रही हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। और अगर नहीं आ रही, अगर आ ही नहीं रही और डाटा बिल्कुल ठीक है तो हम बोलेंगे भाई ये क्या है, 26 मार्च का इनवॉइस आपने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो क्या हुआ सर ये मिस स्टेटमेंट होगी ना। तो 25 लाख रुपीस की सेल जो आपने मार्च में की है, जिसका इनवॉइस की डेट 26 मार्च है, जिसकी पेमेंट अप्रैल में आ रही है, उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब आपने चेक किया अपने डेटर्स के वर्क पेपर को तो उसमें आ ही नहीं रहा है। तो अगर आपको ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट मिली तो आप देखो ना आपका रिस्क कितना बढ़ जाएगा। तो सर ये ही तो ऑडिट है, यही तो हम देखते हैं कि मिस स्टेटमेंट्स है या नहीं है। और आपको ऐसे केसेस मिलते हैं प्रैक्टिकली कि क्लाइंट बोलेगा ये हमसे रह गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा, हो सकता है आपके सैंपल्स फिर आप और टेस्ट करो, तो अकॉर्डिंगली आपके प्रोसीजर फिर चलते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब्सिक्वेंट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कि अगले पीरियड में जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि जो वहां पे ट्रांजेक्शंस हुई हैं क्या वो पिछले पीरियड से रिलेट करती हैं या उसी पीरियड से रिलेट करती हैं। अगर वो पिछले पीरियड से रिलेट करती हैं तो क्या वो पिछले पीरियड में रिकॉर्ड हो गई है या नहीं हो गई। अगर रिकॉर्ड नहीं हुई तो दैट इज मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट है, आपको समझ में आया। तो ये सर आपके कुछ प्रोसीजर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि हम इससे कंप्लीटनेस, अगेन इससे हम क्या इंश्योर कर रहे हैं, कंप्लीटनेस। तो ऐसे करके आपके हर एक आइटम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं अपने, जो मैंने आपको बताए कि कट ऑफ टेस्टिंग हो गया, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग हो गया, TOD टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब इनवॉइस चेक करेंगे, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन आप बोल सकते हो, कंफर्मेशन लेंगे। कुछ प्रोसीजर्स हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। जो मैंने नाम ली ना सर, ये 7 प्रोसीजर्स होते हैं जो ऑडिटर बेसिकली परफॉर्म करता है चेक करने के लिए सारे असर्शंस को। इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा
अलग अलग क्वेश्चंस पूछेगा, अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ सकता है। इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डेटर से, क्रेडिटर से, बैंक से कंफर्मेशन लेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, कंपनी ने अगर फिजिकल काउंट किया हुआ है तो हम लोग जब फिजिकल काउंट एज ए ऑडिटर खुद परफॉर्म करते हैं तो जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। दैट इज हम लोग, ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया। हम लोग क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन में, हम लोग एंटिटी जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंटिटी जो काम को कर रही है, जब एज ए ऑडिटर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो उससे आपको बहुत चीजें समझ में आती है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैंने आपको बता दिया, जब बाहर की पार्टी से आप कंफर्म करवाते हो कि आपकी बुक्स में बैलेंस कितना दिखा रहा है हमारी कंपनी का इस अकाउंट में, तो आप कंफर्म कर दो। दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? रिकैलकुलेशन मैंने आपको डेप्रिसिएशन के एग्जांपल से समझाया। रीपरफॉर्मेंस का मतलब सर क्या होता है? जब एंटिटी एक काम को कर चुकी है, आप एज ए ऑडिटर जब उस काम को फिर से कर रहे हो उसी फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं रीपरफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, एंटिटी अपना इन्वेंट्री फिजिकल काउंट कर चुकी है, ठीक है। आपने बोला, हे क्लाइंट, हमें आप इन्वेंट्री जो आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया ना उसकी वो दे दो, स्टेटमेंट दे दो। आपने जो काम किया, फिजिकल वेरिफिकेशन की शीट्स बनाई होंगी आपने, वो दे दो मेरे को। आपने ले लिया रिकॉर्ड। अब आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर से कुछ आइटम्स को आप जाकर के एज ए ऑडिटर खुद चेक कर रहे हो। एंटिटी ने किया है फिजिकल वेरिफिकेशन, बट आप उनके प्रोसेस को, जो फिजिकल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको रीपरफॉर्म कर रहे हो, ये देखने के लिए कि कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कि क्लाइंट ने कहीं सही से किया भी है फिजिकल वेरिफिकेशन या नहीं किया। तो वो होता है आपका रीपरफॉर्मेंस, ठीक है सर। तो ये सारे प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म किस लिए कर रहे हैं? एक चीज के लिए, असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए, ये देखने के लिए जो असर्शन, जो रिप्रेजेंटेशन, जो क्लेम मैनेजमेंट ने जो दिखाए हैं वो सही है या नहीं है। वो असर्शंस क्या क्या है आपकी? कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, या आप मेजरमेंट बोल सकते हो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। उसके अलावा सर आप कट ऑफ भी बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन, ऑक्यूरेंस। ये क्या है? डिफरेंट टाइप की आपकी असर्शंस है जिनको आप लोग चेक करते हो एज अ ऑडिटर। तो मैंने आपको असर्शन के ऊपर पूरा बता दिया। अब मैं आपको क्या करता हूं, आपको नोट्स में दिखाता हूं कि कहां पे आपका ये राइटअप दिया हुआ है। एक तो सर ये आपका चैप्टर, ये है आपका चैप्टर नंबर आई गेस थर्ड के अंदर, चैप्टर थर्ड के अंदर आपका जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, उसमें आपका असर्शन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। ऐसे 315 असर्शन को डिफाइन करता है। जो मैंने आपको असर्शन का डेफिनेशन बताया है वो सेम डेफिनेशन यहां पे है, आप देखोगे। असर्शन रेफर टू रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब सर यहां पे हो गया इंप्लाइड दैट मैनेजमेंट दैट आर एम्बॉयडेड, मतलब जो बॉडी में होते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आर यूज्ड बाय ऑडिटर, कि ऑडिटर उनको कंसीडर करता है, चेक करता है कि कोई पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर वो असर्शन सेटिस्फाई हो गई तो मिस स्टेटमेंट नहीं है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो मिस स्टेटमेंट्स हैं। समझ में आया? उसके बाद सर इन तीन के अंदर हम चेक करते हैं। अकाउंट बैलेंस का मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। इसका मतलब सर आपका हो गया P&L, जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है P&L, ठीक है। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस के अंदर वही सर एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, ऑक्यूरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में भी सर वही ऑक्यूरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। तो सर ये सारी जितने भी असर्शंस हैं हमने इनको डिस्कस किया कि असर्शंस ये हम लोग टेस्ट करते हैं एज ऑडिटर। तो अगर आपको असर्शन का मीनिंग नहीं पता तो आप टेस्ट क्या करोगे? आपको पता क्या रहेगा कि मेरे को चेक क्या करना है। तो आप कोई भी आइटम पकड़ोगे वो चिल्ला चिल्ला के आपसे बोल रही होगी, एसेट पकड़ो, लायबिलिटी पकड़ो, कि उसके वो कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको दे रही होगी एज ऑडिटर। तो वो रिप्रेजेंटेशन क्लेम ही आपको चेक करने हैं, और वो जो आप चेक करोगे क्या उसमें आपको क्या होगा? आपको एविडेंस कलेक्ट होंगे, कौन से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, जिसके बेस पे आप बोल पाओगे कि वो क्लेम्स ठीक हैं या नहीं है। ठीक है सर। उसके अलावा सर एक और चैप्टर आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। ये तो एक पार्ट था इस चैप्टर का। एक चैप्टर आपका जिसको हम बोलते हैं आपका ये ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप देखोगे हर एक आइटम के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है मिनिमम 8 मार्क्स का, जहां पे आपको ये लिखना होता है कि ये आपको दिया मिलेगा, मान लो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसके ऊपर एज ऑडिटर आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट में हम लोग एज ऑडिटर कौन कौन से असर्शन चेक करते हैं, हमें करनी होती है। तो उन असर्शन के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वही आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आप देखोगे ना पूरा चैप्टर दिया हुआ है। यहां पे ये टेबल बनी हुई है, मीनिंग एंड टाइप ऑफ असर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो आपकी असर्शंस है वो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद सर आपकी ये बैलेंस शीट आइटम्स के लिए जो असर्शंस दी हुई हैं, बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी के लिए असर्शंस दी हुई हैं,
ठीक है, एक दो सेशन ऐसी हैं जो ओवरलैप करती हैं, जिनमें गैप है, जो बैलेंस शीट आइटम्स के लिए होती हैं बट जो P&L के लिए नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं होती। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक दो सेशंस होती हैं जो आपकी बैलेंस शीट्स के लिए नहीं होती, बाकी सारी कॉमन सेशंस है आपकी। ठीक है, तो आप अब देखना शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल में आप एज ऑडिटर क्या क्या चेक करोगे, क्या क्या सेशंस चेक करोगे, ये सारी सेशंस आप चेक करोगे और ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो आपको चेक करने होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स टू चेक अबव असर्शन। तो ये सारे प्रोसीजर्स आप चेक करते हो। ठीक है, ऐसे करके एक एक आइटम आपको पूरा चैप्टर ये बना है कि कोई भी आइटम लो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कोई भी आइटम लो उसके ऊपर स्टार्टिंग से देखो क्या क्या आपको चेक करना होता है एज ऑडिटर, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अगर मान लो लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चेक करोगे एज ऑडिटर, वो आपको मेटेरियलिटी से स्टार्ट करना कि सबसे पहले हमें सैंपल सेट करना है। सैंपल सेट करने के लिए मेटेरियलिटी भी देखेंगे, रोमम देखेंगे। रोमम में दो चीजें करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हमें रिजल्ट मिलता है कि हमें नेचर टाइमिंग एक्सटेंड कितना परफॉर्म करना है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में हम दो चीजें करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। अब टेस्ट ऑफ डिटेल में हम क्या क्या चेक करते हैं, कौन कौन से असर्शन सेटिस्फाई होंगी, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे, कट ऑफ टेस्टिंग करेंगे, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करेंगे। वैल्यूएशन के लिए अगर लैंड एंड बिल्डिंग है मान लो, उसका वैल्यूएशन है तो वैल्यूअर से रिपोर्ट ली होगी तो मेरी रिपोर्ट दिखा दो, तो ये सेटिस्फाई होगा कि हाँ जो वैल्यू आपने दिखाई है वो ठीक है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए जो एएस इंडेस बोलता है कि ऐसे आपको रिपोर्ट करना है, रिलेटेड पार्टी के लिए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर दिए हुए हैं एएस ने, इंडेस ने, तो वो डिस्क्लोजर कंपनी ने दिए हैं या नहीं दिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आपको चेक करना है। दिए हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की जो असर्शन है वो सेटिस्फाई हो गई। तो एज ए ऑडिटर आपको यही समझना है असर्शंस होती क्या है, क्या क्या नाम है उनके, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, इन सबके आपको नाम पता होने चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए और उसके अगेंस्ट क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो आप अपने आप थोड़ा सा लॉजिकल भी देखोगे ना, समझोगे, मतलब दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। रट नहीं सकते आप इस चैप्टर को, आप प्रैक्टिकली आप इसकी नॉलेज ले सकते हो। लॉजिकली जिसने पढ़ा है वही ये वाले आंसर दे सकता है जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है सर, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे अभी खत्म कर रहा हूं। आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप देखो ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये आपका 10th कॉन्सेप्ट था जो मैंने कवर किया आपके साथ। 10th बेसिक कॉन्सेप्ट है, 9 बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं कवर कर चुका हूं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप जाकर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखना, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, कहीं पे आपको समझ नहीं आया हो, लिंक नहीं कर पाए हो, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मतलब जहां से आपका मन करे ना, जो भी आप सोशल मीडिया का मीन यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आगे जाकर के अब हम लोग क्या करेंगे सर, रिवाइज करेंगे, स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेंगे। एक एक स्टैंडर्ड उठाएंगे और उन सबको हम देखेंगे और रिवाइज करेंगे। स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके ऑडिट के एग्जाम का, तो हम लोग अब उनको कवर करने वाले हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। टेक केयर गाइज, थैंक यू, बाय बाय एंड जय श्री राधे।